अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 8वीं जमात के इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यह वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 8th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। एट्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश के आज इस नए लेसन में हम देखने जा रहे हैं हमारी फर्स्ट पोएम, जिसका टाइटल है। ये वीडियो 8th स्टैंडर्ड उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश। आज का हमारा पहला टॉपिक बी द बेस्ट। मैं अंसारी राशिद अख्तर। बी द बेस्ट अपने आप में एक बहुत ही कैची वर्ड है ना। टाइटल सुनकर ही हमें ऐसा तजस्सुस होता है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। बी द बेस्ट। बच्चों, बी ये एक वर्ब है और बेस्ट जो है आप जानते हैं सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ गुड के सिर्फ हमें अच्छा नहीं बनना है बल्कि बेस्ट बनना है। लेसन की शुरुआत से पहले हम वार्मिंग अप एक्टिविटीज देखते हैं। वार्मिंग अप एक्टिविटीज़ में पहला सेक्शन है चिट चैट का, जिसमें हम देखने वाले हैं कुछ नई चीज़ें। चिट चैट के बारे में बच्चों आप ध्यान रखें कि चिट चैट के जो क्वेश्चंस होते हैं आपको उसे राइटिंग में लिखने की मशक करनी है। ऐसा करने से आपका राइटिंग स्किल इम्प्रूव होगा। तो चिट चैट में आज का हमारा जो पहला टॉपिक है उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन, हैव यू गॉट अ प्राइज इन एनी कॉम्पिटिशन, है ना। क्या आपको किसी कंपटीशन में कभी प्राइज मिला है? तो सोचिए ज़रा, आप पहली जमात से आज 8वीं जमात तक आ गए हैं, किसी कंपटीशन में आपने हिस्सा लिया हो और उसमें इनाम आपको मिला हो, तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने ऐसा हुआ होगा कि उनको कोई ना कोई प्राइज मिला है। उस पर एक क्वेश्चन है कि हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम। जब आपको वो प्राइज मिला तो उस वक्त आपको कैसा लगा, मतलब आपको कैसी फीलिंग आ रही थी। सो डेफिनेटली जब हमें प्राइज मिला तो वी फील हैप्पी, वी वर ओवरजॉयड, ओवरवेल्म्ड विद हैप्पीनेस ना, वी आर ग्लैड। ये फीलिंग्स होती हैं जब हमें प्राइज मिलता है। आगे क्वेश्चन है, हैव यू एवर फेल्ड इन योर एफर्ट्स, है ना। प्राइज तो जब मिलता है जब हम किसी चीज में सक्सेसफुल हो जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में उसका अपोजिट पूछा हुआ है कि क्या आप कभी किसी चीज़ में फेल होते हैं। क्या आप कभी फेल हुए हो, कोई कंपटीशन हो, कोई एग्ज़ाम हो ना, तो किसी चीज़ में। तो सोचिए ज़रा, जब आप फेल हुए तो फिर आपको कैसा लग रहा था। तो डू यू थिंक वी शुड एक्सेप्ट सक्सेस एज वेल एज फेलियर, है ना। अब देखिए, जब हमें कामयाबी मिली, प्राइज मिला तो हम तो खुश होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि क्या हमें नाकामी को भी उसी तरह से कबूल करना चाहिए जिस तरह हम कामयाबी को कबूल करते हैं। What will be your reaction if you are not selected in a team? लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ गया है कि what will be your reaction, कि आपका रिएक्शन क्या होगा अगर आपको स्कूल के टीम में सिलेक्ट नहीं किया जाता। तो जाहिर सी बात है कि जब हमारे ही फ्रेंड्स स्कूल की टीम में सेलेक्ट हो रहे हैं और हमें उस टीम में जगह नहीं मिली है तो हमें थोड़ा सा गुस्सा भी आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस चीज़ से पीछे हट जाएं या उससे हम अलायदगी इख्तियार कर ले। हमें कोशिश जारी रखते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि टीम में हमसे बेहतर खेलने वाला कोई प्लेयर अवेलेबल होता है, इसलिए हमें जगह नहीं दी जाती। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों, जब आप क्लासरूम में या अपने फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश में इनके आंसर्स देंगे तो इस तरह से आपका राइटिंग स्किल के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप होता है। आगे बढ़ते हैं। एक और एक्टिविटी दिया हुआ है, रीड अलाउड द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड्स, है ना। यहाँ पर हमारे सामने कुछ वर्ड्स आने वाले हैं, वो हमें रीड अलाउड करना है, तेज आवाज में पढ़ना है। पहला सेट हमारे सामने है जिसमें 4 वर्ड्स हमारे सामने आ गए हैं, रिवर, स्ट्रीम, सी, ओशन। इन चारों के मीनिंग क्या होते हैं तो आपको पता है ना। रिवर यानी नदी, स्ट्रीम यानी चश्मा या जिसे हम नाला भी कह सकते हैं,
सी यानी समुंदर, एंड ओशन, ओशन जो है तो बहरे आज़म यानी बड़े समुंदर को कहते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव, उसके बाद अगला सेट हमारे सामने आ रहा है जिसमें हमारे पास है, पहला वर्ड आ गया है हिल, दूसरा वर्ड है स्टोन, तीसरा वर्ड है माउंटेन, और चौथा वर्ड हमारे सामने है रॉक। इन चारों के भी मीनिंग अगर आप गौर करें तो हिल छोटे पहाड़ को कहते हैं, स्टोन यानी पत्थर, माउंटेन यानी पहाड़, और रॉक चट्टान को कहते हैं, है ना। आपको इनके मीनिंग्स पता है। अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो आपके लिए वर्क ये थोड़ा सा बढ़ जाता है कि आप इन वर्ड्स को अपने नोटबुक में लिखिए और एक अच्छी सी डिक्शनरी में इन वर्ड्स का मीनिंग तलाश कीजिए और उसे याद भी कीजिए, उसका मफहूम समझकर उसे याद रखिए। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेट ऑफ वर्ड्स हमारे सामने आ रहा है जिसमें पहला वर्ड है प्लांट, देन वी हैव गॉट सैपलिंग, थर्ड वर्ड है ट्री, और लास्ट में फोर्थ वर्ड है सीड ना। इनके भी मीनिंग्स, प्लांट यानी पौधा, सैपलिंग यानी जो कोपल होती है बिल्कुल छोटा जो पौधा होता है, देन ट्री दरख्त, और सीड यानी बीज। नाउ वी हैव गॉट अनदर सेट ऑफ वर्ड्स हियर। फर्स्ट वर्ड इज चाइल्ड, सेकंड वर्ड इज एडल्ट, थर्ड वर्ड इज बेबी, और लास्ट वर्ड है यूथ। यूथ यानी नौजवान तबका, बेबी यानी बच्चा, चाइल्ड यानी जो बच्चा होता है थोड़ा सा, बेबी उस छोटे बच्चों को कहते हैं, चाइल्ड उससे थोड़े बड़े बच्चों को कहते हैं, और एडल्ट यानी बड़े लोग। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है कि रीअरेंज ईच ऑफ द सेट्स ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज और ग्रोथ। के जो चारों वर्ड्स आ रहे थे अलग अलग सेट में, उन सेट्स के हर वर्ड को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी छोटे से शुरुआत करनी है और बड़े की तरफ आगे बढ़ना है। तो ये जो हमारे सामने पहले चार वर्ड्स थे हम उसको ले लेते हैं, हम एक एक करके चारों सेट्स को देखेंगे। पहला हमारा सेट आ गया है रिवर, स्ट्रीम, सी एंड ओशन। इन चारों में हमें छोटे से शुरुआत करनी है। तो सबसे छोटा वर्ड कौन सा होता है, अभी हमने उसका मीनिंग देखा, तो मीनिंग के हिसाब से सबसे छोटा वर्ड हमारे सामने है स्ट्रीम। स्ट्रीम को हम यहाँ पर इस तरह यहाँ लिख लेते हैं स्ट्रीम। उसके बाद स्ट्रीम से बड़ा वर्ड अगर हम देखें तो नेक्स्ट लेवल पर आ जाता है रिवर। रिवर के बाद नेक्स्ट लेवल पर वर्ड आ जाता है सी, और लास्ट में इंक्रीजिंग साइज के हिसाब से ओशन। तो स्ट्रीम, रिवर, सी, ओशन, इस तरह ये चारों वर्ड्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारा दूसरा सेट था उसको देखते हैं, तो उसमें हिल, स्टोन, माउंटेन, रॉक। शुरुआत करेंगे सबसे छोटे से, तो इसमें सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है स्टोन, है ना। स्टोन यानी पत्थर। पत्थर के बाद नेक्स्ट लेवल पर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो हो जाता है रॉक। रॉक के आगे बढ़े तो उसके बाद होता है हिल, और हिल से भी बड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर सबसे बड़ी साइज होती है माउंटेन की। तो इस तरह ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, स्टोन, रॉक, हिल एंड माउंटेन। नेक्स्ट थर्ड सेट पर आते हैं। अगेन देयर आर 4 वर्ड्स, प्लांट्स और ट्रीज से रिलेटेड हैं। प्लांट, सैपलिंग, ट्री एंड सीड। सबसे छोटा इसमें क्या होता है, तो सबसे छोटा होता है सीड। शुरुआत हम करेंगे सीड से, उसको फर्स्ट पोजीशन पर लिखा। उसके बाद नेक्स्ट सीड के बाद हो जाता है सैपलिंग ना। सैपलिंग जो बीज में से छोटा सा पौधा निकलता है। उसके बाद सैपलिंग के आगे बढ़कर होता है प्लांट, और प्लांट के बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में लास्ट लेवल पर आ जाता है ट्री। तो इस तरह से सीड, सैपलिंग, प्लांट, ट्री, ये उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। नाउ कमिंग टू द लास्ट सेट ऑफ वर्ड्स, जिसमें चाइल्ड, एडल्ट, बेबी, यूथ, इस तरह 4 वर्ड से हैं। तो शुरुआत में सबसे पहले हमारा हो जाएगा बेबी, क्योंकि बेबी छोटे बच्चों को कहते हैं। देन बेबी के बाद नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा चाइल्ड। चाइल्ड के बाद आगे बढ़े तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाता है यूथ। यूथ के बाद लास्ट में लास्ट वर्ड हो जाता है एडल्ट। इस तरह बेबी, चाइल्ड, यूथ एंड एडल्ट, ये 4 वर्ड्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह हो जाते हैं। तो ये था हमारा वार्मिंग अप का एक एक्टिविटी, जिसमें
दो चीजें बताई गई, एक तो सक्सेस से जुड़ी हुई कुछ सवालात थे जो हमने देखे, उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सिमिलर थिंग्स। आगे बढ़ते हैं, पहले हम पोएम पर आ जाते हैं। पोएम को हम पहले रीड करेंगे, रीड करने के बाद में उसे एक्सप्लेन भी करेंगे। पहले हम रीडिंग लेते हैं। बी द बेस्ट, ये रहा हमारा टाइटल। बी द बेस्ट का मीनिंग क्या होता है कि अच्छे बन जाइए, सबसे अच्छा, यानी आप जिन चीजों को, जिस काम को कर सकते हैं उस काम में आप बेस्ट हो जाइए। तो चलिए देखते हैं, पहले हम टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं। टाइटल की शुरुआत, जो टाइटल है वो वहां पर भी लिखा हुआ है, बी द बेस्ट। If you can't be a pine on the top of the hill, be a scrub in the valley, but be. If you can't be a pine on the top of the hill, be a scrub in the valley, but be the best little scrub by the side of rill. Be a bush if you can't be a tree. Be a bush if you can't be a tree. तो ये हमारा फर्स्ट स्टांजा। देयर आर 4 लाइन्स आफ्टर द लाइन ऑफ द टाइटल ना। इफ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, बी अ स्क्रब इन द वैली, बट बी द बेस्ट लिटिल स्क्रब इफ यू कांट बी अ ट्री। सेकंड स्टांजा पर आते हैं, जहां पर इसी तरह के लाइन्स आ रहे होंगी। नाउ देयर विल बी 4 लाइन्स ईच। इफ यू कांट बी अ बुश, बी अ बिट ऑफ ग्रास. If you can't be a bush, be a bit of grass, and some highway happier make. And some highway happier make. ना यहाँ पर some highway make happier इस तरह से होना चाहिए, बट इंग्लिश नज़्मों में इस तरह का चेंज होता है। If you can't be a muskie, then just be a bass. If you can't be a muskie, then just be a bass, but the liveliest bass in the lake. But the liveliest bass in the lake. Next stanza we see, we can't all be captain, we have got to be crew. Now, we can't all be captains, we have got to be crew. There is something for all of us here. There is something for all of us here. There is big work to do and there's lesser to do, and the task you must do is the near. So यहाँ पर भी उसी तरह के 4 लाइन्स आ रहे हैं ना। We can't all be captains, we have got to be crew. There is something for all of us here. There's big work to do and there's leisure to do, and the task you must do is the near. These are the 4 lines of the third stanza. Moving further to the last stanza. If you can't be a highway, then just be a trail. If you can't be a highway, then just be a trail. If you can't be the sun, be a star. If you can't be the sun, be a star. It isn't by size that you win or fail. It isn't by size that you win or fail. Be the best of whatever you are. It isn't by size that you win or fail. Be the best of what you are. Douglas Malloy. तो यहाँ पर ये था हमारा। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट स्टांजा से। फर्स्ट स्टांजा हमारे सामने, जहाँ पर टाइटल की लाइन लिखी हुई है, बी द बेस्ट, यानी बेहतर बन जाइए। फर्स्ट लाइन है कि इफ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल ना। इफ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल। पाइन जो यहाँ पर देखिए हमारे सामने पिक्चर में जो ट्री नजर आ रहे हैं ना, ऐसे ट्रीज को पाइन ट्रीज कहते हैं। और आप कभी पहाड़ी इलाकों से गुजरें तो पहाड़ की ढलान के ऊपर बहुत सारे इस तरह के ऊंचे ऊंचे पेड़ हमें नजर आते हैं। तो उसके बारे में है कि इफ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, कि अगर आप पहाड़ के ऊंचाई पर पाइन ट्री की तरह नहीं बन सकते, बी अ स्क्रब इन द वैली बट बी, तो फिर आप एक स्क्रब बन जाइए। स्क्रब जैसा कि नीचे की तस्वीर में हमें नजर आ रहा है, छोटी छोटी सी झाड़ियां हमें नजर आ रही हैं, इन्हें स्क्रब कहा जाता है।
ना। तो अगर आप पहाड़ की ऊंचाई पर ऊंचे दरख्त की तरह नहीं बन सकते तो आप छोटी घास या छोटी झाड़ियों की तरह बन जाइए, लेकिन लास्ट में कहते हैं बट बी, लेकिन आप कुछ ना कुछ जरूर बनिए। यानी आप किसी ऐसा ना हो कि आप अगर दरख्त नहीं है तो आप कुछ भी ना रहें, चाहे जो भी हो आप अपने आप को बाकी रखिए ना। बी नेक्स्ट लाइन है द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रेल, है ना। और फिर आप स्क्रब बन रहे हैं तो कैसा बन जाइए, बेस्ट लिटिल स्क्रब, छोटी छोटी झाड़ियां जो कि रील के साइड्स में होती है ना। रील कहते हैं इस तरह के चश्मे को, जो पानी के चश्मे बह रहे होते हैं उसके अतराफ में जो झाड़ियां होती हैं ना, उसे उसके बारे इन झाड़ियों के बारे में कहा गया बी द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रील। क्या आप इस तरह से जो पानी के झरने होते हैं या नाले होते हैं, है ना, चश्मे होते हैं, उसके गिर्द जो छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं वैसा बन जाइए। बी अ बुश इफ यू कांट बी अ ट्री, है ना। अगर आप एक पेड़ नहीं बन सकते तो आप एक झाड़ियों का झुंड ही बन जाइए, आप बुश बन जाइए ना। बुश यानी झाड़ियां, जो छोटे, जो मतलब जिसे हम छोटे पेड़ की तरह जो होते हैं उसे बुश कहते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये कि अगर आप बहुत बड़े नहीं बन सकते तो आप छोटे ही रहिए, लेकिन उस छोटे रहने के साथ साथ आप अपने अंदर एबिलिटी बढ़ाइए और अपने आप में बेस्ट हो जाइए। ये हमारा फर्स्ट स्टांजा, जहां पर हम देख रहे हैं देयर आर 4 लाइंस इन द फर्स्ट स्टांजा। और इस फर्स्ट स्टांजा में अगर हम गौर करें तो यहाँ पर हमें राइमिंग वर्ड्स नजर आते हैं। राइमिंग वर्ड्स कहाँ पर हैं, तो हम देख रहे हैं जो ना बच्चों ये जो बी द बेस्ट लिखा हुआ है वो तो टाइटल की लाइन है, फर्स्ट लाइन उसके नीचे है। तो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है हिल और उसका राइमिंग वर्ड जो थर्ड लाइन में है रिल। हिल एंड ड्रिल दे आर राइमिंग वर्ड्स। इसी तरह सेकंड और फोर्थ लाइन में है बी ट्री, ये दोनों भी राइमिंग वर्ड्स हैं। तो हमारे राइमिंग वर्ड्स किस तरह से बन गए, पहली और तीसरी लाइन में हिल रिल और दूसरी और चौथी लाइन में बी ट्री। आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टांजा पर। सेकंड स्टांजा की लाइन से है इफ यू कांट बी अ बुश बी अ बिट ऑफ ग्रास ना। अभी फर्स्ट स्टांजा में कह रहे थे कि अगर आप पेड़ नहीं बन सकते, इफ यू कैन नॉट बी अ ट्री बी अ बुश। अब यहाँ पर उससे भी नीचे कह रहे हैं कि इफ यू कांट बी अ बुश, अगर आप बुश नहीं बन सकते हो तो बी अ बिट ऑफ ग्रास, तो आप घास ही बन जाइए। कौन सी घास, सम हाईवे हैप्पियर मेक ना, ऐसी घास जो हाईवेज के किनारे होती हैं। और उन हाईवेज के किनारे की जो घास होती है उसकी वजह से जो हाईवे होता है वो खूबसूरत नजर आ रहा होता है। आगे थर्ड लाइन में है कि इफ यू कांट बी अ मस्की इफ यू कांट बी अ मस्की देन जस्ट बी अ बैस ना। मस्की एंड बैस यहाँ पर नीचे तस्वीरों में हमें नजर आ रहा है। मस्की जो होता है वो एक समुद्र में पाई जाने वाली बड़ी साइज की मछली होती है, जबकि बैस जो होता है वो एक झीलों में पाई जाने वाली उससे छोटी मछली होती है। तो यहाँ पर दोनों का कंपेयर किया हुआ है कि अगर आप एक बड़ी मछली की तरह नहीं बन सकते जैसे मस्की होती है, तो आप बैस की तरह बन जाइए जो कि एक छोटी मछली होती है। तो इफ यू कैन नॉट बी अ मस्की ना, इफ यू आर बी अ जस्ट बी अ bass बट द liveliest bass in the lake। लेकिन कैसे बैस बनना है, liveliest यानी जो अपनी जिंदगी को पूरे इंजॉय करता हुआ जी रहा हो ना। एक जिंदा दिल बैस की तरह बन जाइए जो झीलों में रहती है और उस लाइफ को एंजॉय कर रही होती है। तो जरूरी नहीं है कि आप एक बड़ी मछली की तरह बन जाएं, आप छोटी मछली की तरह रहकर भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। इसमें भी अगर हम राइमिंग वर्ड्स देखें तो पैटर्न सेम है। यहाँ पर फर्स्ट लाइन में लास्ट वर्ड है ग्रास और उसका राइम जो होता है वो थर्ड लाइन में है बास। इस तरह से हो जाता है ग्रास बास। और उसी तरह सेकंड और फोर्थ लाइन में है मेक एंड लेक, तो राइमिंग वर्ड्स हो जाते हैं मेक लेक। तो राइमिंग पेयर्स हमारे पास हो जाती हैं ग्रास बास एंड मेक लेक।
आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टांजा पर। लाइन्स आ रही हैं कि वी कांट ऑल बी कैप्टन्स, वी हैव गॉट टू बी क्रू ना। जैसे यहाँ पर तस्वीर में नजर आ रहा है कि एक टीम है और उसका एक कैप्टन है, और अगर ऐसे में सभी लोग चाहें कि वो कैप्टन बन जाए तो ऐसा नहीं हो सकता ना। कुछ लोगों को तो उसका क्रू बनना पड़ेगा। क्रू कहते हैं जो उसके अंडर में काम करने वाली टीम है, जो उसके असिस्टेंट्स हैं, जो उसका दूसरा स्टाफ है। तो इफ यू कांट बी अ कैप्टन you have got to be a crew ना। we can't all be captains, we have got to be crew, there is something for all of us here। और हर एक के लिए अपनी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं, यानी सबके लिए अपना अपना काम है। सब लोग कैप्टन नहीं बन सकते, सब लोग लीड नहीं कर सकते, बल्कि कुछ लोगों को कैप्टन के अंडर में काम करना होता है। there's big work to do and there's leisure to do ना। लेजर लेस से बना हुआ है, मतलब नीचे उसका मीनिंग दिया हुआ है अनइम्पोर्टेंट, यानी गैर अहम काम। गैर ऐसा लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं है, लेकिन उसके बारे में है द टास्क यू मस्ट डू इज द नियर। लेकिन जो टारगेट, जो टास्क आपको दिया हुआ है, जो आपके पास काम है, आपको उस काम को करना है। तो चाहे वो दिखने में बड़ा काम हो या छोटा काम हो। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी भी चीज, जैसे एक क्रिकेट का मैच होता है तो उसमें 11 प्लेयर्स होते हैं। कुछ प्लेयर्स को ना बॉलिंग मिलती है ना बैटिंग मिलती है, लेकिन टीम में वो फिर भी अपना पार्ट अदा कर रहे होते हैं। वो फील्डिंग कर रहे होते हैं, वो कैच पकड़ रहे होते हैं, वो बॉल को थ्रो कर रहे होते हैं। बज़ाहिर ये काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन टीम के लिए ये काम जरूरी है ना। चलिए यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स देखते हैं। फर्स्ट और थर्ड लाइन में है क्रू एंड डू, दे आर राइमिंग वर्ड्स। इसी तरह सेकंड और फोर्थ लाइन में है हियर एंड नियर। हियर एंड नियर इस तरह से हमारे पास दो पेयर से बन जाती है, फर्स्ट और थर्ड लाइन की और सेकंड और फोर्थ लाइन की। नेक्स्ट स्टांजा है इफ यू कांट बी अ हाईवे देन जस्ट बी अ ट्रेल ना। अनदर टू थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड हियर, टू थिंग्स आर कंपेयर्ड। कौन सी दो चीजें हैं? पहला है हाईवे एंड ट्रेल। हाईवेज हमें पता है कि जो बड़ी सड़कें होती है, जो दूर दराज के शहरों को जोड़ने का काम कर रही होती है ना, वो चौड़ी में उसकी चौड़ाई भी ज्यादा होती है, लंबाई भी ज्यादा होती है, और उसे उस तरह से अच्छे तरीके से तामीर भी किया जाता है। लेकिन ट्रेल की अगर हम बात करें, ट्रेल यानी पगडंडी वाला कच्चा रास्ता, तो ना तो वहां पर सही से रास्ता बना हुआ होता है ना ट्रेल में, ना तो उसमें पक्की सड़कें बनी होती हैं, और उसकी चौड़ाई भी कम होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इफ यू कांट बी अ हाईवे, अगर आप हाईवे नहीं बन सकते, यानी आप हाईवे की तरह वसी व अरीज या बड़े नहीं बन सकते, तो आप एक ट्रेल ही बन जाइए, एक छोटा सा रास्ता बन जाइए जिससे लोगों को सहूलत हो रही हो। इफ यू कांट बी द सन, बी अ स्टार है ना। अनदर कंपैरिजन हियर, इफ यू कांट बी अ सन, अगर आप सूरज नहीं बन सकते तो आप एक स्टार बन जाइए, आप एक तारा ही बन जाइए। इफ इट इजंट बाय साइज दैट यू विन और फेल। देखिए अब यहाँ पे जो लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम जिसे हम कह सकते हैं, इट इजंट बाय साइज दैट यू विन और फेल, के विन और फेल का जो नजरिया है वो साइज पर मुनहसिर नहीं होता। यानी आप बहुत बड़े हैं तभी आप सक्सेसफुल हैं ना, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, आपके पास बहुत बड़ा ओहदा है, माल दौलत है ना, आपके पास प्रॉपर्टीज है ना, आपके पास बहुत बड़ी जॉब है, आप अपने कंपनी में मैनेजर हैं, समथिंग लाइक दैट। इसका मतलब ये हुआ कि आप सक्सेस है, ऐसा नहीं होता। बल्कि सक्सेस क्या होती है? बी द बेस्ट व्हाट एवर यू आर। सक्सेस कब है? जब आप बेस्ट हो जिस पोजीशन पर भी आप हो, चाहे आप एक असिस्टेंट हो, चाहे आप क्लर्क हो, चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे आप किसी बड़ी पोस्ट पर हो, आप जिस पोस्ट पर भी है आप अपने आप में बेस्ट हो जाइए। यही दरअसल सक्सेस की निशानी है। तो हमारी पोएम का पूरा मकसद ये था। यहाँ पर पोएट ने बहुत सारी चीज़ों को कंपेयर किया और ये बताया कि साइज मीनिंग नहीं रखता बल्कि परफॉर्मेंस मीनिंग रखता है। लास्ट स्टांजा में राइमिंग वर्ड्स हमारे सामने उसी पैटर्न में है, फर्स्ट एंड थर्ड लाइन। यहाँ पर वर्ड्स है हमारे सामने ट्रेल, फेल ना।
ट्रेल फेल, ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। इसी तरह सेकंड और फोर्थ लाइन में है स्टार आर, तो ये दो राइमिंग पेयर्स हमारे सामने। लास्ट में पोएट का नाम लिखा हुआ है डॉगलस मैलॉच, जिन्होंने ये बहुत ही अच्छी पोएम हमारे लिए लिखी। अब पोएम के बच्चों आपके लिए काम ये रहेगा कि अगर हम क्लास में होते तो आप बच्चों से ये पोएम रीडिंग करने के लिए कहते, लेकिन चूंकि अभी तो हम आपको नहीं सुन सकेंगे, इसलिए हम सपोज करते हैं कि आप अपने तौर से इस पोएम की रीडिंग ज़रूर करेंगे। पोएम के एक्सप्लेनेशन के बाद अब आते हैं हम इंग्लिश वर्कशॉप में। यहाँ पर इंग्लिश वर्कशॉप में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम अटेम्प्ट करेंगे आपके सामने जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला यहाँ पर जो हमारे सामने क्वेश्चन आ रहा है कि रीड द वर्ड्स एंड नेम्स गिवन बिलो एंड put the big sized or bigger ones in the big circle and the smaller ones in the small circle। तो यहाँ पर दो सर्कल्स हमारे सामने हैं, एक बिग सर्कल है, एक स्मॉल सर्कल है, और ऊपर बॉक्स में हमारे सामने कुछ वर्ड्स आ रहे होंगे। तो जो वर्ड्स आ रहे होंगे हमें उसके साइज के हिसाब से जो बिग नेम्स होंगे उसको बिगर में रखना है, और जो स्मॉल साइज के होंगे उसे स्मॉल सर्कल में रखना है। जिससे यहाँ पर हमारे सामने पहला वर्ड आ गया हुआ है मस्की। मस्की एक फिश का नाम है, अभी हम पढ़ रहे थे। मस्की जो है वो एक बिगर साइज की फिश होती है जो समुद्रों में पाई जाती है, तो इसलिए हम इस वर्ड मस्की को बिगर सर्कल में यहाँ पर रख देते हैं। इस तरह से हमने मस्की को यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है ट्री। ट्री इज अगेन अ बिग थिंग ना, पेड़ बड़ा ही होता है साइज में, इसलिए उसे भी बिग सर्कल में लिखना होगा ट्री। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आता है पाइन। पाइन अभी हम लोग जब देख रहे थे पोएम में आ रहा था, तो ये भी ट्रीज को ही कहते हैं जो बड़े होते हैं, इसलिए उसे बिग में ही रखना पड़ेगा पाइन, जो कि टाइप ऑफ ट्रीज है। उसके बाद लेक ना, लेक पानी का एक बड़ा जरिया होता है ना, वन ऑफ द बिग वाटर रिसोर्सेज होता है लेक, तो उसे भी बिग में लिखना होगा। देन नेक्स्ट आ गया है बास। बास जो है वो मस्की के मुकाबले में एक स्मॉल फिश है, इसलिए उसे हम लोग यहाँ पर स्मॉल सर्कल में रखेंगे, जहाँ पर छोटी चीजों को हमें रखना है। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आता है बुश। बुश जो होता है ये झाड़ियों को कहते हैं, जो कि ट्री के मुकाबले में छोटी चीज है, इसलिए उसे हम नीचे रख देंगे यहाँ पर स्मॉल सर्कल में बुश को। देन वी हैव गॉट हाईवे। हाईवे अभी पोएम में आ रहा था, हाईवेज जो है वो बड़े होते हैं, इसलिए उसे बिग सर्कल में रखना होगा हाईवे। देन वी हैव गॉट स्क्रब। स्क्रब बुश की तरह ही झाड़ियां होती हैं जो कि स्मॉल होती हैं, इस तरह से हो जाएगा स्क्रब। देन वी हैव गॉट रिल ना, रिल कहते हैं चश्मे को या पानी की नहर को, जो कि लेक से छोटी होती है, इसलिए उसे हम यहाँ पर स्मॉल सर्कल में रखेंगे रिल। देन वी हैव गॉट सन। सन उसका कंपेयर किया हुआ था स्टार से, सन जो होता है वो बिगर होता है, इसलिए उसे बिग सर्कल में रखा गया। देन नेक्स्ट वर्ड इज स्टार, और स्टार को हमने यहाँ पर छोटे सर्कल में रखना है क्योंकि स्टार जो है वो सन से छोटा होता है। देन ट्रेल। ट्रेल को कंपेयर किया था हाईवे से ना, ट्रेल यानी छोटा रास्ता, पगडंडी, तो चूंकि वो स्मॉल होता है इसलिए हमने उसे स्मॉलर सर्कल में रखा हुआ है। तो इस तरह ये इंग्लिश वर्कशॉप का एक क्वेश्चन हमने लिया जहाँ पर इन दो चीजों को कंपेयर किया हुआ था, बिग और स्मॉल को, तो हमने उसे बड़े और छोटे सर्कल्स में रखा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स गिवन बिलो। एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम के लिए हमारे पास यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें बाकी की चीजें उसके हिसाब से उन पॉइंट्स को कंप्लीट करना है। पहला पॉइंट है द टाइटल ऑफ द पोएम इज। पोएम का टाइटल हमें बताना है। टाइटल ऑफ द पोएम, तो टाइटल क्या था हमारे सामने? टाइटल है बी द बेस्ट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे द पोएम इज रिटन बाय। इस पोएम को किसने लिखा है? किसने लिखा है? तो अभी हम लोग पोएम पढ़ रहे थे, उसमें लास्ट में पोएट का नाम आ रहा था डॉगलस मैलॉच।
उसके बाद थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट है जहां पर हमें पॉइंट दिया हुआ है, द पोएम हैज डैश स्टैंजाज। कितने स्टांजाज थे? तो अभी हमने पढ़ा देयर आर 4 स्टांजाज इन द पोएम ना। आगे बढ़ते हैं तो उसी में एक और पॉइंट दिया हुआ है, ईच स्टांजा हैज डैश लाइन्स। कितनी लाइन्स आ रही थी हर स्टांजा में? सो देयर आर 4 लाइन्स इन ईच स्टांजा। तो स्टांजाज, नंबर ऑफ स्टांजाज भी 4 है और ईच लाइन हैज 4, ईच स्टांजा हैज 4 लाइन्स। देन द लाइन्स दैट राइम इन ईच स्टांजा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 9th और 10th में आपको इस पर से क्वेश्चन होता है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सी लाइन राइम हो रही थी। तो अभी हमने देखा कि हर स्टांजा में फर्स्ट एंड थर्ड और सेकंड और फोर्थ लाइन जो है वो राइम हो रही थी। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन था, द लाइन्स दैट राइम इन ईच स्टांजा 1 and 3 and 2 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है जहां पर पॉइंट दिया हुआ है कि द पोएट कंपेयर्स बिग थिंग्स विद ना। यहाँ पर बड़ी चीजों का कंपेयर किया हुआ है स्मॉल थिंग्स से ना। जो जो छोटी चीजें थी, जैसे वहां पर ट्री था तो उससे स्क्रब, स्टार और सन का स्टार से कंपेयर किया हुआ है। यहाँ पर पहले एक ब्लैंक दिया हुआ है और फिर आगे क्वेश्चन है, डैश इज अ रिपीटेड एक्सप्रेशन इन द पोएम। एक ऐसा एक्सप्रेशन जो पोएम में बार बार रिपीट हो रहा था, कौन सा था? तो वो था इफ यू कांट बी। इफ यू कांट बी, ये एक्सप्रेशन बार बार पोएम में रिपीट हुआ है, कई मर्तबा पोएट ने उसे यूज किया हुआ है। देन द लाइन आई शैल ऑलवेज रिमेम्बर इज। अब ये इस क्वेश्चन का आंसर हमने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ा हुआ है, इस उम्मीद पर कि आप पोएम को पढ़ने के बाद इसका आंसर खुद से लिखिए। क्वेश्चन क्या है? द लाइन आई शैल ऑलवेज रिमेम्बर। कि इस पोएम में एक लाइन ऐसी है जो मुझे हमेशा। जो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।